अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। कातिब वही कुरानी जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल 163 अहादीस के रावी हम सवार रसूल रहमतुल्लिल आलमीन की पाक ज़ौजा सैयदा उम्मे हबीबा के भाई, जिनका सिलसिला 5वीं पुश्त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। इस्लामी तारीख़ के पहले बहरी बेड़े के सिपाही सालार फ़ातिह शाम क़ब्रिस और 19 साल तक 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले, जिनके औसाफ मुबारका में इखलास और अहद वफ़ा, इल्म फ़ज़ल और फ़िक़्ह व इज्तिहाद, हुस्न सलूक, सखावत, तक़रीर व ख़ताबत, मेहमान नवाजी, तहम्मुल व बुर्दबारी, गरीब परवरी, खिदमत ख़ल्क़, अताअत इलाही, खौफ इलाही, इत्तिबाए सुन्नत, तक़वा और परहेज़गारी, आशिक़ रसूल और आशिक़ अहले बैत हैं। आज अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहकर उनकी सोहबत का शर्फ हासिल है। रसूलुल्लाह ने आपके लिए फरमाया, माविया तुम ज़रूर जन्नत में मुझसे मिलोगे। रसूलुल्लाह से इश्क का ये आलम था कि आपके तराशे हुए गेसू और नाखून मुबारक अपने पास रख लिया करते और वफ़ात से पहले वसीयत की कि तबरुकात मेरी कब्र में मेरे साथ रखे जाएँ कि मैं नबी पाक की खुशबू महसूस कर सकूँ और अल्लाह इन तबरुकात के वास्ते मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। सैयदना हज़रत अमीर माविया ने सबसे पहला अक़ामती अस्पताल दमिश्क में कायम किया, जहाज साजी के कारखाने बनाए और सबसे पहली इस्लामी बहरिया कायम करके उस वक्त की सबसे ज़बरदस्त रोमन बहरिया को शिकस्त दी। सैयदना हज़रत अमीर माविया के दौर में ही सबसे पहले मंजनीक का इस्तेमाल किया गया। आब पाशी और आब नोशी के लिए दौर इस्लामी में पहली नहर खुदवाई, डॉक का जदीद और मजबूत निज़ाम कायम किया, सरकारी अहकाम पर मोहर लगाने और नकल दफ्तर में महफूज रखने का सिस्टम आपने बनाया। आपने दीन अखलाक और कानून की तरह तिब और इल्मुल जराहत की तालीम का इंतज़ाम भी किया। बैतुल माल से तिजारती कर्ज़े बग़ैर इश्तराक व नफ़ा के जारी करके तिजारत और सनत को फ़रोग़ दिया और बैनुल अक़वामी मुआहदे किए। तर्ज़ हुक्मरानी में बुर्दबारी का ये आलम कि एक मरतबा आपसे एक आदमी ने सख्त कलामी की, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। ये देखकर किसी ने कहा, अगर आप चाहें तो इसे इबरतनाक सज़ा दे सकते हैं। फरमाया, मुझे इस बात से हया आती है कि मेरी रयाया में से किसी की गलती की वजह से मेरा हिल्म यानी क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो, और ऐसा कैसे न होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह अमीर माविया के पेट को इल्म और हिल्म से भरते। ये नाज़रीन हमारे रोल मॉडल्स हैं, हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह रब्बिल जलाल मुसलमानों को सहाबा कराम और अहले बैत व अथहार के हर अमल को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जरदारी और शहबाज शरीफ, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के दो बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। कम से कम हमारे 3 MNAs ने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। अपने गरेबान में झांके, आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, उनको पैसे ऑफर करने की जरूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर। खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, मरहूम उमर शरीफ अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे अपनी। उनका ये डायलॉग आज मुझे ये अपोजिशन की मुलाकातें देखकर याद आ रहा है। आज नाज़रीन जरदारी साहब और मौलाना पहले शहबाज शरीफ के घर गए, फिर वहाँ से मौलाना निकल कर चौधरी बिरादरान को सलामी देने पहुँचे, फिर चौधरी बिरादरान जरदारी साहब को हाई कहने बिलावल हाउस जाएंगे। बड़ी ही मुश्किल की हुई है। सारे मुलाकाती एक दूसरे से साथ मिलने के बजाय अलग अलग क्यों मिल रहे हैं भाई? यकीनन अब ये एतमाद का फुकदान ही तो है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का रवैया, पहले वज़ीर आज़म लाहौर आए तो वो उनसे मुलाकात करने के बजाय इस्लामाबाद के इजलास में शिरकत के लिए चले गए, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ऑपोजिशन से 5वीं बार मिल रहे हैं। मौलाना भी पीपल्स पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना लॉन्ग मार्च ना करें और PDM के साथ ही इस्लामाबाद का सफ़र शुरू करें।
क्या फैसले हुए हैं? शहबाज जरदारी मुलाकात में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में साथ देने के लिए। जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात कहा जा रहा था इसको, शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में सर दूसरी मुलाकात की है। जरदारी साहब से क्या मामला तय पाया है सर? किसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है? पहले देखें किरण, अदम एतमाद तो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ ही है। वो आप समझें कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी पहले हो सकती है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, मगर ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि अब हुकूमत वक्त से जान आवाम की छुड़ाने के लिए हतमी फ़ैसला हो चुका है। सर अभी भी ये तय नहीं है, हो सकती है, आपने कहा कि हो सकती है, तो ये अभी भी तय नहीं है कि पहले अदम एतमाद ये स्पीकर के खिलाफ लानी है या वजीर आजम के खिलाफ लानी है? देखें, जहाँ तक आपका ये कहना है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, आपको ये याद होगा और आपके जहन में होना चाहिए कि स्पीकर के ख़िलाफ़ खुफिया रायशुमारी होती है और इमरान खान के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ शो ऑफ हैंड होता है। तो अगर हम देखेंगे कि कोई फ़ोन कॉल या दबाव जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगी, और अगर चेक करने की ज़रूरत हुई, कोई अंदेशा हुआ, तो फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ आ सकती है। सर बड़ी बात कर रहे हैं आप। अब मुझे बताइए कि हुकूमत तो अपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि अदम एतमाद 24 घंटे में लाकर दिखाएं, तो फिर तो वो मुकम्मल पुरएतमाद हैं। अपोजिशन ही ऐलानात के बावजूद तारीख देने से गुरेज कर रही है। तारीख ना सही, एटलीस्ट महीना ही बता दें कब ला रहे हैं अदम एतमाद मियां साहब। किरण, जहाँ तक उनका ये कहना है, वो तो पूरी कौम को ललकार रहे हैं हुकूमत वक्त, और आपको याद होगा कि आज तो वो अदारों को भी ललकारते हैं, आज तो वो हर एक को कहते हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरनाक तो 4 सालों में कौम ने देख लिया किस किस के ख़िलाफ़ वो ख़तरनाक हुए, और आज जो ऐलान कर रहे हैं ख़तरनाकी का, वो किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मगर बात असल ये है कि कौम के एक तरफ हो और कौम के मुखालफ किसी शख्स में हिम्मत नहीं होती, और ना ही अदारों में ये होता है कि क्योंकि अदारे भी अवाम में से होते हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी अवाम में से होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अवाम एक तरफ हो और दूसरी तरफ अदारों में काम करने वाले लोग मुखालिफ सिमत खड़े हो जाएं। सो अदम एतमाद अवाम ने हुकूमत वक्त पर न सिर्फ कर दिया, बल्कि अपनी नफरत का बार बार इजहार करने के बाद अपोजिशन का कोई मेंबर, यहाँ तक के हुकूमती मेंबर भी अफोर्ड नहीं करता कि अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने खड़ा हो जाए। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तारीख ना बताएं, एटलीस्ट महीना ही तो बता दें। अगर अवाम ने बकौल आपके कर भी दिया है, तो आप लोग जो अलामती तौर पर करेंगे वो कौन से महीने में करेंगे सर? किरण, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको मार्च के पहले वीक में ये सब कुछ होता हुआ बल्कि फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब अभी मामलात फाइनल होने, फाइनल की पोजीशन में जाएंगे आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक में, और फिर उसके बाद अदम एतमाद आएगी, या मार्च के पहले हफ्ते में अदम एतमाद आ जाएगी सर? ये तो डिसाइड करना है जितनी अपोजिशन की जमातें हैं, और यहाँ तक के 50% से ज़्यादा जो हुकूमती मेंबरान हैं, उनके भी राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अकाबरीन से हैं। अब देखना ये है कि किस वक्त और किसके ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है, ये इसी वीक में तय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर अदम एतमाद पेश करने के ख्वाहिशमंद है सर। नून लीग इसे मार्च में ले जाना चाहती है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक मार्च का।
देखें किरण, ये जितनी सियासी जमातें इकट्ठी हैं अदम एतमाद के लिए, हर एक अलग ही अलग सोच रखता है, नज़रिया रखता है, राय रखता है। मगर जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इस नुक्ते पर तो तमाम इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत से जान आवाम की छुड़वानी चाहिए। मगर तरीक़ाकार, टाइमिंग जो है वो यकीनन तमाम पार्टी अकाबरीन जब तक इकट्ठे हो के किसी फैसले पे पहुंचते नहीं हैं, उस वक्त तक डेट या वक्त तो अनाउंस नहीं किया जा सकता। सर 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 ये यानी मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये तय हो गया है सर, क्योंकि 27 तारीख को पीपल्स पार्टी वाले निकलने वाले हैं, तो उनके लॉन्ग मार्च के बाद और आपके पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले ये अदम एतमाद लेकर आएंगे आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक में। आप जिस तरह गेस कर रही हैं, ये भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च जो है उसके दौरान आ जाए, या ये भी मुमकिन है कि ये मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचे तब तहरीक पेश कर दी जाए। ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि टाइमिंग का जो है ये तमाम अपोजिशन के अकाबरीन मिल बैठकर इसका फैसला करेंगे। सही सर, वो अभी अलग अलग जिसके लिए बैठे हैं ना। मुझे ये मुशावरत बताइए, जारी फवाद है। चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि हुकूमती अरकान को ऑपोजिशन ने पैसों से खरीदने की कोशिश की है। मियां साहब, देखें, अगर तो पैसों से ही खरीदना होता, वफादारियां ही सिर्फ बदलना होती, तो 4 साल इंतज़ार क्यों करते। और अगर जहां तक फवाद चौधरी साहब का कहना है, तो उसी मीटिंग में फवाद चौधरी साहब भी बैठे थे जहां इमरान खान साहब अपने अरकान असम्बली को अरबों के फंड और नौकरियां देने का लालच दे रहे थे, लाहौर में बैठे। तो फवाद चौधरी साहब को चाहिए था ना उस वक्त रोकना इमरान खान साहब को, जब वो कैबिनेट बढ़ाने की बातें कर रहे थे, जब इत्तेहादियों को वजारतें बांट रहे थे, तो उसको उस वक्त लालच नजर आना चाहिए था और वफादारियां अपने साथ रखने का नजर आना चाहिए था कि किस तरह के लालच दिए जा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऑफर किए तो ठीक है, और अगर आप लोग करें तो फिर क्या गलत है सर? ये कंपैरिजन इस वजह से कर रहे हैं मियां साहब? कतन नहीं, इसलिए कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हमारे पास देने को जो कुछ है वो अवाम की वो ख्वाहिशात हैं जो अगले इंतखाबात में, आने वाले इंतखाबात में हम उनको दे सकते हैं, अवाम जो चाहती है। ऑब्वियसली, पर सर सवाल ये आ जाता है ना कि जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर इत्तेहादी जो सरकार में बैठे हुए वो छोड़ के क्यों आएंगे? अच्छा मियां साहब, ये भी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी इमरान खान को हटाने के बाद भी पार्लिमानी साल मुकम्मल करना चाहते हैं, जबकि नून लीग नए इंतखाबात की हामी है। सर, नहीं, देखें, जो अभी आपने बात की ना कि इत्तेहादियों को वहां से सब कुछ मिल रहा है और आपके पास देने को कुछ नहीं है, तो आप के पास वो क्यों आएंगे? मैं इसकी वजाहत कर दूं थोड़ी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो हम देने की पोजीशन में है ना, वो है आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम के वोट। अवाम वोट उन्हीं को देंगे जो इनसे जान छुड़ाएंगे, तो वो जान छुड़ाने का वोट बैंक जो है वो अपोजिशन के पास है। सो हमारे पास जो देने के लिए है वो अवाम की हमदर्दियां हैं। अब आप जो बात कर रही हैं कि कुछ जगहों पे ऐसा मुमकिन है। अच्छा, सर क्या तरीन ग्रुप के लोगों से बात तय हुई है, या हुकूमत के दीगर इत्तेहादी या दीगर लोग जिनके बारे में 4-5 वज़रा की बात की जा रही है हुकूमत के, क्या उनसे ये तय हुई है बात? सर, देखें, जहां तक वफाक के वज़रा का तल्लक है तो वो तादाद बढ़ती जा रही है। जिस तरह अरकान असम्बली जो हैं वो बेजार हैं पीटीआई की लीडरशिप से, इस तरह अब कैबिनेट के लोग जो हैं वो अवामी मूड देखते हुए और अपोजिशन की ये जो अटेम्प्ट है हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, उसको देखते हुए, पोजीशन देखते हुए, वो यकीनन अक्सरियत जो है शायद कैबिनेट की भी वो उनको छोड़ जाए वक्त आने पे।
आप टिकट का बताएं सर कि कितने लोगों से टिकट की बात हुई है सर? जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं या उनके अलावा कोई है जिनकी टिकट के लिए बात हुई है सर? देखें, मैं आपको किरण ये बता दूं कि बात ग्रुपों से आगे निकल गई है और बात इत्तेहादियों से भी आगे निकल गई है। जब 50% से ज़्यादा पीटीआई के अपने लोग उनको खैरबाद कह चुके हों और यहाँ तक के इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े ले लें, तो फिर बात तो बाकी बचती कुछ नहीं है। हाँ। जावेद लतीफ साहब, हुकूमत के कितने मेंबरान हैं जिनको टिकट देने पर आप लोगों के साथ मामला तय हो गए हैं सर? देखें किरण, 9 के करीब हैं कराची से अरकान असम्बली पीटीआई के। उनमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोग JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह है। मगर पंजाब में जो है वो जो है, मैं कह सकता हूँ शायद आपको कि 99% लोग मुस्लिम लीग को जो है वो फेवरेट कह रहे हैं कि हमें अगर नून लीग का टिकट मिल जाए तो हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। और उससे हमारी बात किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। सर, किसी को यकीन दहानी करवा दी है? वैसे 99% को तो ऑब्वियसली सबको तो टिकट आप लोग नहीं दे सकेंगे ना, तो कितनों को यकीन दहानी करवा दी है कि जी अगले इलेक्शंस जो हैं वो आपके टिकट पे लड़ेंगे? ये किरण, आपको अगले दिनों में जब रेला पीपल्स पीटीआई का निकलेगा तो उसमें आपको नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से लोग अकोमोडेट हो रहे हैं। सही सर, बिलावल खुलकर कह रहे हैं नून लीग अपना वजीर आजम का उम्मीदवार सामने लाए, वो साथ देंगे। फिर देर किस बात की है? देखें, जहां तक मुस्लिम लीग को ये ऑफर करना है उनकी बहुत मेहरबानी, मगर हम ये समझते हैं कि फ्रेश मैंडेट के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। फ्रेश मैंडेट के बगैर अवामी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा जा सकता। सो हम ये कहते हैं कि फौरी इंतखाबात अगर करवा दिए जाएं, जिस पर हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं इत्तेहादियों को, तो ताकि मुल्क का भला हो सके, ताकि जिस मकसद के लिए हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं वो पूरा किया जा सके। और सर, वो कायल होने के बजाय आप लोग कायल हो जाएं और 1 साल के लिए फिर हुकूमत बना ली जाए, तो नून लीग अपना वजीर आजम लाना चाहेगी या पीपल्स पार्टी को मौका देगी? देखें किरण, मैं बड़ा क्लियर हूँ बतौर सियासी कारकुन के, और तमाम जमातों के जो कारकुन हैं जी, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की फिक्र और सोच रखते हैं या इस नुक्ते पर बड़े क्लैरिटी से मुतफिक हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अक्सरियत को नज़रअंदाज अपोजिशन की लीडरशिप कर सकेगी। तो मैं तो देख रहा हूँ नए इंतखाबात फौरी होते हुए और इसी साल होते हुए। और अगर नहीं होते तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में जिसकी अक्सरियत होगी वो। ठीक है सर, समझ गई मैं आपकी बात। ये बताइए, पंजाब में तब्दीली की बात भी हो रही है, तो क्या ये दुरुस्त है कि काफ लीग ने पंजाब में वजारत आला की डिमांड की थी सर? नहीं किरण, ये बात हमारे तो इल्म में नहीं है, ना ही किसी ने ऐसी कोई पार्टी के अंदर बात की, ना हमारे इल्म में है कि किसी ने ये ख्वाहिश जाहिर की। ये मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें हम सुनते रहते हैं, मगर देखें बात सीधी सी है कि एक 90% जमात की जो फॉलोइंग है उसको आप किस तरह छोड़ के 2-4 सीटें या 5 सीटों वालों को आप ये ऑफर कर सकते हैं या वो किसी की ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि हमें तो किसी ने ऐसी डिमांड भी नहीं की। तो अगर कोई डिमांड करेगा तो उस पर बात हो सकती है, मगर हमारे पास तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वैसे पहले बता चुके हैं कि पहले आप लोग ऑफर कर चुके हैं उनको। बहरहाल सर, शहबाज शरीफ साहब से भी कुछ लीगी क़यादत ने शिकवा किया है
कि उन्हें चौधरियों के घर नहीं जाना चाहिए था? नहीं, देखें, जब चौधरी आ सकते हैं तो हमें जाने में हर्ज कोई नहीं। और दूसरा देखें, कभी भी इख्तलाफ राय हो सकता है, मगर उसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने इंतकाम में अंधे होके लोगों को इतने फासले बढ़ा दिए, इतनी नफरतें बढ़ा दी। हम नहीं समझते कि मिलने से, किसी के यहाँ जाने से आपके नज़रियात पे कोई फ़र्क पड़ सकता है। तो जाने या किसी के आने से किसी के नज़रियात चेंज नहीं हो सकते। वो हम असूली मौके पे खड़े हैं कि जिन लोगों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत वफादारियां बदली या किसी दबाव में बदली, और जो आज लोग वोट के तकद्दस के लिए जेलें काट रहे हैं या मुसीबतें सह रहे हैं, हम वोट की इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, जिन्हें आप कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव पर वफादारी तब्दील की, उन्हें आप साथ चलने के लिए कह रहे हैं सर, तो ये कैसे यकीन है सर कि वो दोबारा दबाव पर पीछे नहीं हट जाएंगे सर? देखें किरण, आप किसी भी इत्तेहादी जमात का जिक्र अगर करेंगे तो वो एक अलग जमात है। आप किस तरह उनको कह सकते हैं कि जो हमारे नजरियात हैं, जो हमारी सोच है, आपकी सोच भी वही होनी चाहिए? ये बात आप उस वक्त कर सकते हैं अगर आप इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हो। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है अदम एतमाद की तहरीक का। आपने अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तहरीक, तो फिर आप अपनी अपनी जमातों में चले जाएंगे, इंतखाबात भी अपनी अपनी प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। हम किस तरह किसी को पाबंद कर सकते हैं? सर, जिनके बारे में आप लोग कहते रहे हैं कि माजी में दबाव का शिकार होकर इन्होंने अपनी वफादारियां बदली, सर आज आप उनको दोबारा आप किस एतमाद के सहारे उनको दोबारा अपने साथ लेकर चल रहे हैं? और दोबारा दबाव का शिकार नहीं हो सकते हैं सर क्या? किरण, मैं तो आपको कह चुका हूं कि जो दूसरी जमातों में खड़े हैं, दूसरी जमातों बना चुके हैं, उनको हम कैसे पाबंद करें? और इख्तलाफ की वजह भी यही थी। और आज हम जिस एजेंडे पे चल रहे हैं, वो एजेंडा है ही सिर्फ है कि हुकूमत वक्त से जान छुड़ाई जाए। अब उसके बाद अगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो उसमें यकीनन बात होगी उसी बंदे से या उसी जमात से जो इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो कंप्रोमाइज करेगा यकीनन हमारा उससे इत्तेहाद इंतखाबी मुमकिन ही नहीं है। सही। सदाकत अली अब्बासी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद लतीफ़, शुक्रिया सर, प्रोग्राम में साथ आप मौजूद थे। सदाकत साहब, ऑपोजिशन ने आपको भी अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की है क्या, जो फवाद साहब कह रहे हैं? किरण, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मुझे तो नहीं ऑफर की, लेकिन इनका पैसे ऑफर करना कोई नई बात तो है नहीं। आपको सेनेट का इलेक्शन याद है, जब यूसुफ रजा गिलानी के बच्चे पूरी सड़कों पे पैसे देते हुए पाए गए और आपने और हमने वीडियोस देखी, तो जाहिर है अगर फवाद चौधरी साहब ने बात की है तो पीछे कोई वजन तो होगा। और इनके पास है क्या? इनके पास अद्दी ताकत तो है नहीं, और एलाइज ने भी इनको इनकार कर दिया है। तो बाकी तो यही है कि किसी को खरीदे, लेकिन कोई आदमी भी अपना सियासी मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथ में नहीं बेचेगा जिनके पल्ले कुछ नहीं है। जो फवाद साहब कह रहे हैं, सदाकत साहब, फवाद साहब कह रहे हैं 3 हुकूमती अरकान को ऑफर हुई है, बेहतर होता वही 3 अरकान मीडिया के सामने आकर बता देते हैं किसने और क्या ऑफर की है, फिर एक इल्जाम लगाकर हुकूमत गायब हो जाएगी। नहीं हो सकता है ना, अभी कुछ और लोगों को भी ऑफर कर दें ताकि इनको पूरी तरह एक्सपोज करें। अब ये बात फवाद साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात तो नहीं हुई इस टॉपिक पे। लेकिन आप मुझे और बता दें कि जो 4 एलाइज पार्टीज है, चारों ने अपना बयान दे दिया कि वो गवर्नमेंट के साथ हैं। कोई एक MNA MPA भी इस तरह की डूबती हुई कश्तियों में क्यों छलांगे लगाएगा, जिधर शहबाज साहब 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और मकसूद चपड़ासी जो है वो 4.25 अरब रुपए का बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसके पास है, तो वो तो सीधा सीधा जेल का केस है। और मियां साहब तो 8 हफ्तों की छुट्टी लेके 2 साल से गायब हैं। मुल्क का मुस्तकबिल है कोई, उनके पार्टी का मुस्तकबिल है कोई नहीं, तो कौन MNA MPA है जो इन सारी बातों के साथ, जो सारी बातें आप अभी कर रहे हैं, इसके साथ साथ फिर आप ये भी कहते हैं कि वो ऑफर्स देते हैं,
वो कहते हैं आप कॉल करवाते हैं, ना आप लोग बंदे सामने लेकर आते हैं, ना वो नाम सामने लेकर आते हैं। सर क्या ये भी वही बयान ही, वैसे ही आप लोग अब तो आप लोग ऐसे बयान, सियासी बयान भी नहीं दे सकते ना सर, फेक न्यूज़ बन जाएगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। आप देखें ना, 3.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, असेंबली में तो हमारी अददी अक्सरियत है, इनकी अक्सरियत सेनेट में थी, कभी एक दफा भी इनके बंदे पूरे हुए? हमने तो हर इम्तहान में इनको शिकस्त दी है। और अभी तो ये उस हाउस की बात कर रहे हैं जहां हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, और ये रोज कभी 9 MNA, 10 MNA, 12 MNA की और वज़रा की बातें करते हैं। तो अगर आप इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो किस बात पे फिर कोई MNA MPA क्यों अपना मुस्तकबिल तारीख करेगा इनके पीछे जाके, जिनका ना कोई लीडर है। मियां साहब को सजा हुई है, वो मुल्क से भागे हुए, मरियम साहबा सजा याफ्ता है, और शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह 16 अरब रुपए के केस में तकरीबन वो कह रहे हैं गर्दन तक आपके डूबे हुए लोग टिकट्स और मांग सजा रहे हैं। के करीब हमारे है। नंबर्स भी बता दिए जावेद लतीफ साहब ने, कराची के 9 लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ। उनका अगले इलेक्शंस के लिए टिकट का मुआहदा हो रहा है, बात हो रही है। जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि कॉलर्स के नाम बताएं, इनसे पूछे ना उन टिकट वालों के नाम बता दें ताकि बात सामने आ जाए। ये तो ऐसे ही है, कराची के सारे आप लोग MNA शुरुआत कर दें ना, बता दें आप लोग जिनके नाम लेते हैं, फिर सामने भी नाम भी लेकर आते हैं ना, आप लोग शुरुआत कर दें सर। चले, मैं वो ये सवाल आपका बिल्कुल बनता है फवाद चौधरी साहब से, मुझे तो चूंकि नामों की तफसील नहीं पता, लेकिन जो आपके साथ मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि कराची के 9 MNAs हैं, उनका कोई एक का नाम तो बता दें। मैं तो सबको जानता हूं, मुझे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं लगता कराची का MNA जिसकी जरा बराबर भी जिसकी वाबस्तगी पे शक हो। सारे PTI के ब्रांडेड MNAs है, एक भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरी पार्टी का कोई नॉन फिगर हो। तो वो तो मेरा ख्याल है उनकी वाबस्तगी। फिर एक देखे ना, आपके पास एक इमर्जिंग पार्टी है, एक ब्रांड लीडर है, और एक वक्त पूरी दुनिया में देखा जाने वाला, सुना जाने वाला, चाहे जाने वाला बंदा है जिसका मुस्तकबिल है, जिस साथ हमारा मुस्तकबिल हमारा भी पॉलिटिकल लोगों का है। तो वो सर आपकी सारी बातें सही मानते हुए तो फिर ऑपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट है क्यों सर? उन्हें मतलूबा नंबर हासिल हो जाएंगे, क्यों है इतना एतमाद उन्हें? ऐसा तो नहीं वो हुकूमत ने कह दिया अपने लोगों से कि अभी हामी भरो फिर मौके पे चौका लगा देना? अच्छा, आप किरण, आप बड़ी लिहाज कर रही थी मियां जावेद लतीफ साहब का। आपके ही शो में उन्होंने कहा था कि जनवरी में मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। आप उन्हें कई दफा बात कर चुकी हूं सर, मैं कर चुकी हूं, नहीं, मुझे बताएं ना, उनसे। मियां जावेद लतीफ ने कहा था कि लिख लें मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, आपके शो में कहा था। आज आप उन्हें शर्मिंदा कर दी कि कहां गए आपके वो वादे? आपको नहीं लगता वैसे सवाल गंदुम और जवाब चना आ रहा है? आखिरी वादा 1 महीना पहले झूठ हुआ हो। जी, मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ सर, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मुझे बता दें, तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है, लेकिन अपने ही ग्रुप जहांगीर तरीन साहब, उनके ग्रुप से क्यों नहीं मिल रही है? वजह क्या है? देखे ना, बात जगह मिलने की जरूरत नहीं होती, दिल मिले होते हैं। क्या जरूरत है हमें मिलने की? हम जितना ज्यादा मिलेंगे इनको, ये जो बिल्कुल बेवकत हुए हुए हैं, डिसक्रेडिटेड है, इनको थोड़ी सी शायद अहमियत मिल जाएगी कि हमें हमारी किसी हरकत से इनको कोई फर्क पड़ रहा है। लिहाजा हमें पता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनके दिल में PTI है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, जो PTI में आया वो इमरान खान को पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझता है, और समझता है कि बड़ी 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को कोई मुखलिस काबिल लीडर मिला है। और अगर आपने कोई और बात करनी है तो इनसे पूछ लें कि अगर मुल्क में महंगाई है जो पूरी दुनिया में है, तो क्या पूरी दुनिया में महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है? नंबर 2, अगर महंगाई है तो सिंध में तो ज्यादा महंगाई है पंजाब से। तो सर जब जिन्होंने ज्वाइन की उन सबको मालूम है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान ही ताबनाक बनाएंगे, तो फिर ये इत्तेहादियों से मुलाकातें क्यों हो रही हैं सर? नहीं, इत्तेहादी जो है, देखें, इत्तेहादी को हमारी PTI की कोई इमरान खान उनके कोई पार्टी लीडर तो नहीं है। हुकूमत के साथ अलायंस तो बनाया ना सर। एडजस्टमेंट है पोस्ट इलेक्शन। देखें ना, वो पोस्ट इलेक्शन एडजस्टमेंट है, और इसकी अगले इलेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारा एक कन्वीनियंस का रिलेशनशिप है जो दोनों पार्टियों को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहा है। और अगर ऑपोजिशन में कोई पार्टी आपको बयान आ गया, मुने सलाई ने बयान दे दिया, तो तरीन ग्रुप से आप लोगों को खतरा नहीं है क्योंकि वो आप लोगों के अपने हैं, लेकिन अलायंस के साथ आपका मसला है, आपको लगता है कि कहीं ना कोई मसला हो जाएगा, इस वजह से मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं सिंपली? देखिए, ये तो एलाइज का तो डिसीजन हो सकता है, लेकिन मुझे आप बता दें कौन सा एलाई है MQM सिंध से हमें छोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी, जिन्होंने आज 2 महीना पहले उनको डंडे मारे थे सड़कों पे। और काफ लीग जो है
वो चौधरी जो है वो हमें छोड़ के तो नवाज शरीफ के साथ चले जाएंगे, जिनकी पूरी तारीख है कि उन्होंने उनको पूरी तरह जिच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इमरान खान से तो उनका कोई ऐसा तल्ख सर, वो माजी नहीं है। माजी में तो बहुत क्या सारी चीजें कोई होती वजह है ना, मुझे बता आप दें लोग भी कि एमकेएम वो के लिए क्यों क्या छोड़ क्या के कहा जाएंगे? करते थे, आज आपके साथ इत्तेहाद बना के बैठे हुए हैं सर। तो माजी और मुस्तकबिल पर सियासत में तब्दीली आती रहती है। बहुत देखिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मुझे ब्रेक लेना है, इंशाल्लाह अगली बार जब साथ मौजूद होंगे तो मैं जरूर आपसे मुकम्मल बात करूंगी। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहती हूँ नाज़रीन। पीका ऑर्डिनेंस, इस पर हुकूमती मुश्किलात हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने इस कानून के तहत गिरफ्तारी से रोक दिया है, दूसरी तरफ MQM जो कि इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया है। और इन्हीं के अपने सेनेटर हैं, वज़ीर कानून है फ़रूक नसीम साहब, उन्होंने ये कानून, इन्होंने इसे ड्राफ्ट किया है, लेकिन MQM इस पर एतराज़ करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब माहिर कानून है, सीनियर सियासतदान है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको एतजाज़ साहब। सर, आपकी पार्टी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफ है, आप हिमायत क्यों करें? मैंने तो हिमायत नहीं की। मैंने किसने कहा आपको मैंने हिमायत की है? अच्छा, आप हिमायत नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने तो तो फिर बिल्कुल नहीं कर रहा। आप मैं एक किस तरह चीज बता रहा हूँ, मैं जी एक जी चीज समझा रहा हूँ जो ना गवर्नमेंट को समझ आती है और आ रही है, और ना ही समझ आ रही है जो एक मुखालफत कर रहे हैं शायद उनको भी, कि इसमें जहाँ तक तो ताल्लुक है इसका कि इस ऑर्डिनेंस का और ये नए ज़ाब्तों का, और ज़ाब्ते ऐसे जो कड़े ज़ाब्ते हैं और ज़्यादा सख्त सजाओं का इतलाक है और ताल्लुक है, उनका साफियों पर इतलाक होना और उन पर उन आम साथी को उसके दायरे में आना, इसके मैं सख्त शदीद और शिद्दत से मुखालफत कर रहा हूँ कि ये आइन में दिए गए आर्टिकल जो स्पीच का है 19, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके बिल्कुल खिलाफ है और ये इसके खिलाफ जाता है जहाँ तक तो आम साफी या आम पब्लिकेशन का ताल्लुक है। लेकिन अगर ये हिच करता है तो उनको करता है जो फेक न्यूज बनाते हैं। तो फेक न्यूज को आम कोई गलती साफी में से गलती हो गई हो, उससे इम्तियाज करना उन दोनों में कोई इतना मुश्किल नहीं है। फेक न्यूज की मैं आपको मिसालें जो दूं अगर, तो आपको समझ मेरा ख्याल है आ जाएगी कुछ के ये क्या फेक न्यूज के किस पे इस ऑर्डिनेंस को अप्लाई होना चाहिए, इस कानून को। फेक न्यूज वो है जो कोई खबर ही नहीं है, जो हकीकत ही नहीं है और बना दी जाती है। मिसाल के तौर पे वो जो सारी मुस्लिम लीग नवाज की सारी बड़ी क़यादत में बैठ के और मरियम बीबी बैठ के बीच में, और वो जज अरशद मलिक की जो वीडियो चलाई थी और दुनिया को दिखाया था कि जज अरशद मलिक कह रहा है कि मैंने एक बेगुनाह आदमी को सजा दे दी, बड़ा अफसोस है मुझे इस पे कि नवाज शरीफ को सजा दी, वो बेगुनाह था। अब वो फेक न्यूज थी क्योंकि वो बनाई गई, वो फैब्रिकेटेड वीडियो थी। अगर फैब्रिकेटेड ना होती तो मैंने तो उसी दिन कहा था कि ये नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवा सकते हैं, उसकी दादरसी आज ही हो सकती है अगर ये जाके ये वीडियो अदालत में सबमिट कर दे। लेकिन अदालत में सबमिट नहीं करेंगे अगर ये फेक हुई, और आज तक उन्होंने 2 साल गुजर गए, कई मरतबा उनको चैलेंज किया जा चुका है कि वो आप उसका ओरिजिनल सबमिट करें। वो कभी कहते हैं वो नासिर भट्ट ले गया, कोई यासिर भट्ट ले गया, कौन ले गया, किधर ले गया, और वो हमारे पास अब नहीं है, तो वो नहीं किया। फिर इन्होंने जो शमीम राना वाला जो एफिडेविट है वो फेक न्यूज है, वो हतमी तौर पे फेक न्यूज है। उसके साथ जो ऑडियो टेप बनाई है इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस की, साकिब निसार की, वो तो आपकी टेलीविजन चैनल ने उसको 4 घंटे के अंदर अंदर उसके बखिए उधेड़ दिए थे, कट एंड पेस्ट जॉब बन गई थी। ये फेक न्यूज होती है। फेक न्यूज होती है जब आप कहते हैं कि मेरी तो कोई जायदाद है ही नहीं, ना पाकिस्तान में ना लाहौर में। ये कोई गलती नहीं होगी रिपोर्टिंग में, ये आप एक बयान दे रहे हैं, जबकि
जो कि दानिस्ता तौर पे जानते हुए गलत है। जी। फेक न्यूज होती है कि आपको जो आपने अपने पास रखे हुए होते हैं उस किस्म के, जिस तरह के जज अरशद मलिक का वीडियो आपने एक ब्लैकमेल वीडियो बनाया जिसपे वो ब्लैकमेल होके उसने वो बयान दिया नवाज शरीफ के हक में और उसकी बेगुनाही के खातिर। वो जो बनाया आपने, वो आपने खुद कहा कि मेरे पास और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। वो सारे सबूत जो थे होंगे वो फेक न्यूज के होंगे, और ये जजेस को जरूरत करनी चाहिए थी कि इनसे वो कहते कि वो जी आप वो सारे वीडियोस तो दें जो आप फरमा रही हैं कि वो आपके पास ऐसे सबूत और हैं, हमें भी पता लगे कि वो अदालतों में पेश करें। सर ये आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका एक्ट की सेक्शन D इसके तहत 20D के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। तो सर आगे इसका मुस्तकबिल आपको एजाज साहब क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये तो अच्छा किया है कि गिरफ्तारियों से रोक दिया, क्योंकि इस वक्त क्लैरिटी नहीं है लोगों में कि फेक न्यूज से क्या मुराद है और ये जो फॉल्स न्यूज है या इनएक्यूरेट न्यूज है उससे क्या मुराद है। फॉल्स न्यूज या इनएक्यूरेट न्यूज वो है जो गलत खबर है। गलत खबर क्या है और बनाई हुई खबर क्या है, इन दो में क्या खबर है। गलत ये है कि अगर अदालत के बाहर 400 आदमी आया हुआ हो और मैं उसको बतौर सहाफी लिख दूं कि 4000 आदमी था, तो ये गलत खबर होगी, ये फेक न्यूज नहीं कहा जा सकते। वहाँ इंसान तो थे ना, तो ऐसी गलती पर किसी सहाफी की या किसी पब्लिशर की, पब्लिकेशन की, किसी चैनल की कोई उससे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने बताया ही हो एक बयान और वो बयान ही जाली हो और बयान ही इस मकसद के लिए हो कि अवाम को या अदालत को, जो और भी ज्यादा सीरियस है, पर अवाम को ही किसी के बारे में गुमराह करना है, ये मकसद हो, वो फेक न्यूज है। और वो फेक न्यूज स्पेशल आपको पता है ये सोशल मीडिया पे क्योंकि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए वो चल रहा है, तो वो बहुत चलता है। लेकिन अगर जज साहब ने ये किया है कि इसको उनको गिरफ्तारी से रोक दिया है, तो जब तक ये इनके ज़हन में क्लियर ना हो कि गलत खबर क्या है जिसकी कोई सजा नहीं है, वो साथी पे अगर वो गलत, उसकी खबर गलत साबित हो जाती है, और फेक न्यूज क्या है जो कि उसने बनाई दानिस्ता तौर पे मंसूबा बंदी करके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो फेक न्यूज जो है उस पे सजा हो सकती है। जब तक ये लोगों को समझ ना आए और कानून नाफिज करने वाले इदारे को खुद ही ना समझो, तो उस वक्त तक तो ये इस पे अमल दरामद रोक देना मेरा ख्याल है काफी मुनासिब बात है। सही, बहुत शुक्रिया आपका एतजाज हसन साहब, प्रोग्राम में साथ थे। और नाज़रीन अब बात करूंगी हमारा साथी अतर मतीन। 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 6 दिन के बाद भी कातिलों का कुछ पता नहीं है। तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं इस मामले को, वो चीज़ों के ऊपर बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, निशानदेही बहुत सारी चीज़ों की हो गई है, लेकिन ये तफसीलात अभी मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए। हम खुदारा कयास आराई से हम लोग गुरेज करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। एक शुजाअत का निशान सहाफ़ी कि जिसने किसी के लिए जान दे दी, जो काम किसी और का था, रखवालों का था कि कोई लूट रहा हो तो उसको बचाए, लेकिन इस शहीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी किसी को बचाने के लिए। पुलिस सो रही थी और डाकू लोगों को मार रहे थे। उन दुआ फरमाइए कि इस सिंध में अमन हो जाए और लाकानूनियत का खात्मा हो जाए। नाज़रीन, शहर के बीचों बीच दिन दिहाड़े अतर मतीन के कत्ल को 6 दिन गुजर गए हैं। पुलिस और हुकूमत की नाअहली कहूँ, नालायकी कहूँ कि जिसकी वजह से कातिल आज भी आज़ाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं तहकीकाती इदारे अतर मतीन कत्ल केस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हो चुकी है। ये मैं पिछले 5 दिन से सुन रही हूँ कि बहुत सारी लीड्स मिल चुकी हैं, बहुत सारी इत्तलात मिल चुकी हैं, केस हल करके तफसीलात से आगाह करेंगे।
लेकिन अफसोस के शहर में आज भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं, कई जगहों पर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन पुलिस को शाबाश है, वेल डन। अब उनका काम मुझे ऐसा लगता है कि आवाम की नहीं बल्कि क्रिमिनल्स की हिफाजत करना है। साफ़ी आज भी अपने भाई अतहर मतीन की शहादत पर एहतजाज कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज कराची प्रेस क्लब से रैली निकाली है, सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया है। सहाफ़ियों ने असेंबली के इजलास का एहतजाजन बॉयकॉट भी किया है। शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने कहा वो लाकानूनियत के खिलाफ हुकूमत को जगाने आए। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कातिलों की गिरफ्तारी तक सड़कों पर रहने का ऐलान किया है। सिंध असेंबली के बाहर सहाफ़ियों के धरने में तहरीक इंसाफ भी आ रही है, MQM के लोग भी आ रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग भी आ रहे हैं, इनफैक्ट पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी आए हैं यहाँ पर। वज़ीर आला साहब भी मुलाकातें करने आ रहे हैं, जमातों के रहनुमा भी यकजहती के लिए शरीक हुए हैं, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत इस गुमान में है कि सहाफ़ी आवाज़ उठाते उठाते थक जाएंगे और फिर खुद ही खामोश हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस खुशफहमी से बाहर निकल आइए। उनकी नाअहली पर सवाल नहीं करेंगे अगर आप ये समझते हैं, तो खुदा रहा इसको भूल जाइए। जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते, और ये सिर्फ और सिर्फ एक अतहर मतीन की आवाज़ नहीं है, ये कराची के हर शहरी की आवाज़ है। कराची का हर शहरी चाहता है कि खुदा के लिए अब तो आप जाग जाएं। सिंध के शाहों के ज़मीर जगाने की मैं भी कोशिश करती रहूँगी यहाँ से। जिन्हें अपना काम याद नहीं है उन्हें रोज़ाना याद दिलाऊंगी, कातिल पकड़कर सज़ा दिलवा दो, वरना बराए मेहरबानी छोड़ दो कुर्सी से उतर जाओ। वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।